डियर स्टूडेंट, लिट लैंग बाय दिलशाद में आज आपका पुनः एक बार स्वागत है। और आज का वीडियो विशेष प्रकार से उन लोगों के लिए है जो बीए पार्ट 2 अर्थात सेमेस्टर 4 के विद्यार्थी हैं। आपको ये पता है कि इस समय जो वर्तमान में चल रहा है वो सेमेस्टर 4 है और आपको सेमेस्टर 4 का ये वीडियो है और इस कोर्स का नाम टाइटल है इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलेशन प्रैक्टिस। ये देखिएगा, ये यूनिट 3 है, आपको दिखाई दे रहा है। इंग्लिश है, ईयर 2 है, सेमेस्टर 4 है। कोर्स टाइटल है इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलेशन प्रैक्टिस। इसकी जो है ये यूनिट 3 है और यूनिट 3 में जो ये आपका पार्ट है वो फिक्शन वाला है और इस फिक्शन में जो आपको अध्ययन करना है वो रविन्द्रनाथ टैगोर की द होम एंड द वर्ल्ड है। इसको ट्रांसलेशन क्या था? सुरेंद्र नाथ टैगोर ने। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दी होम एंड द वर्ल्ड। ये ट्रांसलेटेड बाई है जो है सुरेंद्र नाथ टैगोर। इसमें हम विशेष प्रकार से रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में बात करेंगे, जिनके बारे में इन्हें पोएट लॉरेट भी कहा गया है और ये जो है यही हमारे देश के सबसे पहले नोबेल पुरस्कार और अब तक के अंतिम नोबेल पुरस्कार विजेता है। तो इनको जो है ये नोबेल पुरस्कार भी इनको प्राप्त है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनके बारे में थोड़ा सा सबसे पहले एक हल्का सा मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। इनके बारे में जान लीजिए कि रविन्द्रनाथ टैगोर 1861 to 1941 was one of the greatest literary figure of India। ये एक सबसे महत्वपूर्ण लिटरेरी फिगर है, अर्थात जो है साहित्य के एक पुरोधा है। एंड टावरिंग पर्सनालिटी, और ये एक बहुत हाई लेवल के व्यक्ति, इनका व्यक्तित्व है। ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर में भी इनका एक हाई जो है लेवल है। ही वॉज बोर्न ऑन 7 में 1861। वो 1861 में 17 मई को पैदा हुए थे कलकत्ता में, नाउ कोलकाता। इनटू अ डिस्टिंग्विश्ड बंगाली फैमिली। इन डिस्टिंग्विश्ड एक प्रतिष्ठित जो है, डिस्टिंग्विश के माने भिन्न करना, अलग करना, यहाँ पे होता है प्रतिष्ठित बंगाली फैमिली में वो पैदा हुए थे। ये क्या है? डीपली इन्वॉल्व इन सोशल, कल्चरल एंड रिलीजियस रिफॉर्म। ये हर तरीके के रिफॉर्मेशन में, चाहे वो जो है सामाजिक हो और कल्चरल हो, सांस्कृतिक हो या रिलीजियस रिफॉर्म हो, उसमें ये बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते थे। एंड द आर्ट्स विच शेप्ड हिज, और उनकी कलात्मकता ने उनकी जो है छुड़िए क्या, बंगाली फैमिली, लिटरेचर, कल्चर एंड रिलीजियस रिफॉर्म। फ्रॉम चाइल्डहुड, बचपन से टैगोर वाज एक्सपोज्ड टू लिटरेचर। बचपन से ही वो लिटरेचर को शो करते थे, लिटरेचर पर जो है अपने आप को खुला रखते थे, ओपन करते थे। एक्सपोज किया टू लिटरेचर, म्यूजिक, फिलोसफी एंड द आर्ट्स। किस किस चीज को उन्होंने लिटरेचर के साथ साथ, जिसमें जो म्यूजिक है, फिलोसफी है एंड द आर्ट्स है, विच शेप्ड हिज क्रिएटिव जीनियस। जो उन्होंने जो है क्रिएटिव जीनियसनेस को, उनके जो है क्रिएटिव विचारों को उसने एक आकार दे दिया था। वो क्रिएटिव माइंडेड थे और उनकी जो क्वालिटी थी क्रिएटिव होने की वो और अधिक से अधिक बढ़ती गई। देखिए, जब भी कोई महान आदमी बनता है तो अचानक नहीं बन पाता है, वो धीरे धीरे बचपन से ही उसकी एक जो है विचारधारा होती है और बचपन से ही उसकी एक सोच होती है और उसी सोच पे वो लगातार काम करता जाता है और अंततोगत्वा वो एक जीनियस मैन के फॉर्म में क्रिएट होता है। तो वही चीज रविन्द्रनाथ टैगोर जी के साथ भी हुई थी। टैगोर बिलोंग्स टू द मॉडर्न एज ऑफ इंडियन लिटरेचर। ये जो है मॉडर्न एज ऑफ इंडियन लिटरेचर के से ये बिलोंग करते हैं, संबंधित हैं। दो हिज वर्क्स आल्सो रिफ्लेक्ट रोमांटिसिज्म एंड स्पिरिचुअल ह्यूमनिज्म। हालांकि उनके जो है वर्क्स जो है ना रिफ्लेक्ट करते हैं रोमांटिसिज्म को भी और स्पिरिचुअल ह्यूमनिज्म, और वो स्पिरिचुअल ह्यूमनिज्म को भी उसमें दिखाया जाता है, अर्थात जो है आध्यात्मिक जो है मानवता भी उसमें दिखाई देती है उनके कार्य में। ही बिगेन राइटिंग पोएट्री एट अ वेरी यंग एज। उन्होंने पोएट्री को लिखना जो शुरू किया था, बहुत ही शुरुआती दिनों में अपना पोएट्री लिखना शुरू कर दिया था। राइटिंग पोएट्री at a very young age and later expanded into a novel, और फिर उसको एक्सपेंड कर दिया नॉवेल में, शॉर्ट स्टोरीज में, प्लेज में, एसेज में एंड सॉन्ग्स में।
ये देखिए, ये उनकी क्वालिटी थी कि जब वो बचपन से लिखना शुरू किए तो पहले उन्होंने बचपन में पोएट्री लिखा, फिर उसके बाद अपने थॉट्स को, अपने विचारों को नॉवेल के फॉर्म में डेवलप किया, और फिर उसके बाद कुछ नॉवेल्स भी आई, अर्थात फिक्शन आया। उसी तरीके से बढ़ते बढ़ते उन्होंने जो है बहुत सी चीज़ों को, स्टोरीज, शॉर्ट प्लेज को, शॉर्ट स्टोरीज को लिख दिया, फिर कुछ प्लेज भी लिखे, एसेज भी लिखे और सॉन्ग्स भी उन्होंने लिखा। His writings explore themes such as nationalism, individual freedom, human relationship, spirituality and the conflict between the tradition and modernity। उनकी जो राइटिंग्स है, अर्थात जो उनकी क्रिएशंस है ना, वो बहुत सी चीज़ों को शो करते हैं, दिखाते हैं, जिसमें जो है जैसे उसकी जो, जिसमें उनकी थीम जो होती है वो नेशनलिज्म की थीम है, इंडिविजुअल फ्रीडम की थीम है, और ह्यूमन रिलेशनशिप की भी उसमें थीम आती है, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म की भी थीम है, एंड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, जो हमारी पुरानी ट्रेडिशन है, हमारी परंपरा है, और जो मॉडर्निटी है, जो आधुनिकता है, उसके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट भी हमें नजर आता है। He was awarded the Nobel Prize for Literature in 1913। 1913 में उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया फॉर गीतांजलि। गीतांजलि बिकम द फर्स्ट एशियन नोबेल लॉरेट, और वो पहले नोबेल, एशिया के पहले नोबेल लॉरेट हुए थे। सम ऑफ हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड्स गीतांजलि, गोरा, द होम एंड द वर्ल्ड, काबुलीवाला एंड द चोकर बाली। ये सारी चीजें उनके लिखी हुई है। देखिए, लिखने को तो उन्होंने बहुत लिखा है, और अगर मैं यहाँ पे लिस्ट दूंगा तो काफी लंबी लिस्ट हो जाएगी, लेकिन कुछ चीजों को आपको जरूर जानना है जो बहुत फेमस है। तो ये उनकी कुछ फेमस राइटिंग्स थी जिसको मैंने शो कर दिया है। अगर हम इंट्रोडक्शन ऑफ द नॉवेल द होम एंड द वर्ल्ड करेंगे तो इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ द नॉवेल में ये आएगा कि इंट्रोडक्शन के माने होता है द होम एंड द वर्ल्ड। ये नॉवेल जो है ये क्या है, ये इसका क्या सिस्टम है, इसको थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया है। द होम एंड द वर्ल्ड इज वन ऑफ द रविन्द्रनाथ टैगोर मोस्ट सिग्निफिकेंट नॉवेल। ये रविन्द्रनाथ टैगोर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण नॉवेल है। क्या चीज है, ये बहुत महत्वपूर्ण नॉवेल है। पब्लिश्ड इन 1916 ड्यूरिंग द हाइट ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट इन इंडिया। जब जो है 1916 में स्वदेशी मूवमेंट इन इंडिया चल रहा था, तभी ये पब्लिश हुई थी। द नॉवेल इज सेट इन बंगाल। नॉवेल का जो सेटअप दिखाया गया है वो बंगाल का है, एंड रिफ्लेक्ट्स द पॉलिटिकल एंड सोशल टर्मोइल ऑफ द अर्ली। और वो क्या दिखाता है, वो सोशल टर्मोइल दिखाता है। टर्मोइल के माने होता है कि जो अनिश्चितता की स्थिति, वो एक अनिश्चितता की स्थिति दिखाता है। किसको दिखाता है, ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी का जो शुरुआती दिन था, उसमें जो है जो उथल पुथल चल रहा था, जो शोर शराबा था, उसी को ये शो कर रहे हैं इसमें। आगे देखिए, द नॉवेल इज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ द साइकोलॉजिकल एंड आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट रादर देन द ट्रेडिशनल पॉलिटिकल नैरेटिव्स। ये जो नॉवेल जो है ना, ये लिखी गई है इन फॉर्म ऑफ साइकोलॉजिकल एंड आइडियोलॉजिकल। इसमें आइडियोलॉजी है, क्या चीज है, इसमें आइडियोलॉजी दिखाया गया है और साइकोलॉजी दिखाया गया है। किसकी, कॉन्फ्लिक्ट, रादर देन द ट्रेडिशनल पॉलिटिकल नैरेटिव। जो पॉलिटिकल नैरेटिव्स जो थे, जो पॉलिटिकल जो ये था, पॉलिटिकल नैरेटिव्स जो थे, जो पॉलिटिकल वर्णन होता है, उसको इसमें नहीं दिखाया गया था। अगर आगे देखते हैं, इट फोकस ऑन द इनर लाइव्स ऑफ थ्री सेंट्रल कैरेक्टर्स। इस जो है 3 कैरेक्टर को ये फोकस करता है, जिसमें 3 कैरेक्टर हैं, निखिल, बिमला एंड संदीप। इसमें 3 लोग हैं, 3 कैरेक्टर्स हैं, और इन 3 कैरेक्टर्स के 3 थॉट्स हैं, और उसी थॉट्स को ये डेवलप करती है। इसमें क्या क्या है, संदीप whose relationship symbolically represent the tension between the tradition and the modernity। इसमें जो एक जो है एंड संदीप का जो है ये रिलेशनशिप है, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट, उसको जो है ये एक सिंबल है और उसको रिप्रेजेंट किया गया है
प्रस्तुत किया गया है द टेंशन बिटवीन ट्रेडिशन एंड द मॉडर्निटी। जो ट्रेडिशन है, जो परंपरा है, और जो आधुनिकता है, उसके बीच में जो है एक टेंशन जो क्रिएट करता है, उसी को दिखाया गया है। रीजन एंड पैशन, इसमें दूसरी चीज दिखाई जो गई है, रीजन और पैशन को दिखाया गया है। और जो है आगे जो दिखाया गया है मॉरलिटी एंड एक्सट्रीमिज्म, और जो है इसमें जो मॉरलिटी भी दिखाई गई है और दूसरी है एक्सट्रीमिज्म यानी अतिवाद दिखाया गया है, या इसको सिंपली कह दीजिए एक्सट्रीम के माने होता है हाई लेवल का कुछ चीजों को जब दिखाया जाता है तो उसे एक्सट्रीमवाद दिखाया जाता है, चाहे जिस चीज में हो उसे एक्सट्रीमिज्म कहा जाता है। यहाँ पे मैंने इसको अगर मैं कह दूं एक्सट्रीमिज्म के माने जो है उग्रवाद या अतिवाद, उग्रवाद मत कहिए क्योंकि उग्रवाद थोड़ा सा अजीब शब्द होता है, तो इसे अतिवाद कहा जाता है, बहुत ज्यादा वो उसमें आगे बढ़ जाता है। टैगोर यूजेस द होम टू सिंबलाइज ट्रेडिशन, होम को उन्होंने कैसे किया है, उन्होंने ट्रेडिशन के फॉर्म में होम को लिया है। हार्मोनी, दूसरी चीज क्या लिया है, हार्मोनी, ट्रेडिशन को तो लिया ही है, फिर उसके बाद हार्मोनी सामंजस्य तालमेल के फॉर्म में भी लिया है हार्मोनी एंड इथिकल वैल्यूज, और इससे दूसरी चीज जो बताया है ये इथिकल वैल्यूज दिया है, इसकी नैतिकता पूर्ण, इथिकल के माने यहाँ पे नैतिकता पूर्ण अर्थात या यूं कह लीजिए कि नैतिक वैल्यू को बताया है। वाइल द वर्ड, जो वर्ड दिखाया गया है रिप्रेजेंट पॉलिटिकल एक्टिविज्म, ये क्या दिखा रहा है, ये पॉलिटिकल एक्टिविज्म को शो कर रहा है कि पॉलिटिकल एक्टिविज्म क्या है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट क्या होते हैं। और फिर उसके बाद आगे क्या कह रहे हैं, नेशनलिज्म क्या है, रिप्रेजेंट द पॉलिटिकल एक्टिविज्म, नेशनलिज्म एंड द मोरल चाउस, और जो है इसमें जो है मोरल चाउस को भी दिखाया गया है, ये नैतिकता की सारी चीजों को इसमें दिखाया गया है, हर चीज को इसमें शो किया गया है। पॉलिटिकल एक्टिविज्म को दिखाया है, नेशनलिज्म को दिखाया गया है और मॉरल चार्ज को भी इसमें शो किया गया है। थ्रू दिस कंट्रास्ट, इस विरोधाभास में या इस जो है कॉन्फ्लिक्ट में टैगोर एग्जामिन्स द डेंजर्स ऑफ द ब्लाइंड नेशनलिज्म, और इसमें जो एग्जामिन्स इसमें ये करते हैं कि जो ब्लाइंड नेशनलिज्म है उसको ये क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं, उन्हीं का ये मूल्यांकन करते हैं कि ये जो ब्लाइंड नेशनलिज्म है ये क्या चीज है। किसी को भी ब्लाइंड नेशनलिज्म पर जो है ब्लाइंड नेशनलिस्ट नहीं होना चाहिए, उसे एक जो है समझदार राष्ट्रवाद की बुनियाद रखनी चाहिए। जो नेशनलिज्म हो उसके अंदर एक समझ बूझ पर आधारित होना चाहिए, ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। तो इसमें टैगोर एग्जामिन्स द डेंजर्स ऑफ द ब्लाइंड नेशनलिज्म, अगर हम ब्लाइंड नेशनलिज्म को ये करते हैं तो उसी का ये एग्जामिन करते हैं, उन्हीं का मूल्यांकन करते हैं। एंड एक्सप्लॉयटेशन, और क्या है, इस चीज का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं आप इमोशनल पैट्रियोटिज्म, और जो एक इमोशनल पैट्रियोटिज्म है उसको भी ये शो करते हैं। एक्सप्लॉयटेशन सोशल को भी इसमें दिखाते हैं, और इमोशनल जो देशभक्ति है, राष्ट्रभक्ति है, कि जो भावुकता से भरी हुई राष्ट्रभक्ति है उसका भी वो इसमें एग्जामिन करते हैं। आगे देखिए बात क्या होती है, द नॉवेल इज रिमार्केबल फॉर इट्स बैलेंस पर्सपेक्टिव, ये अपने बैलेंस पर्सपेक्टिव, अपने जो है सही दृष्टिकोण, अपना एक बैलेंस दृष्टिकोण इसमें शो करती है। इंस्टेड ऑफ पर्सपेक्टिव, इंस्टेड ऑफ ग्लोरीफाइंग नेशनलिज्म ब्लाइंडली, Tagore questions its ethical foundation and wars against violence, fanaticism and the suppression of human values। ये कह रहे हैं कि देखिए इस पे क्वेश्चन उठाते हैं, वो क्या है, टैगोर्स क्वेश्चन इट्स इथिकल फाउंडेशन, इसकी इथिकल फाउंडेशन पर वो एक जो है क्वेश्चन उठाते हैं, और किस तरीके का करते हैं, जो इसकी एथिकल अर्थात नैतिक दृश्य या उचित नैतिकता पूर्ण जो चीज होती है उसकी नैतिकता पर वो प्रश्न उठाते हैं, और उसके फाउंडेशन पर, उसकी बुनियाद पर वो प्रश्न उठाते हैं, उसके आधार पर प्रश्न उठाते हैं। एंड वॉर्स, और वार्निंग देते हैं अगेंस्ट वायलेंस, हिंसा के खिलाफ वो एक वार्निंग देते हैं, और फैंटिसिज्म और कट्टरता के खिलाफ। यहाँ देखिए मैंने फैंटिसिज्म को जो ये किया है कि हमें जो है बहुत ही हिंसक नहीं होना चाहिए, हमें कट्टर नहीं होना चाहिए, एंड दी सप्रेशन, और हमें जो है एंड दी सप्रेशन ऑफ ह्यूमन
वैल्यूज, और हमें ह्यूमन वैल्यूज का दमन नहीं करना चाहिए। सप्रेशन के माने दमन के होता है, हमें मानवीय मूल्यों को जो है भी सुरक्षित रखना है। एक मानवीय मूल्य है और उसी मानवीय मूल्य को ये शो करते हैं। जैसे देखिए आज ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर की जो ये फिक्शन दिया गया है, ये कहने को फिक्शन है, लेकिन जब हम राष्ट्रवाद पर बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं और इतना उत्तेजित हो जाते हैं कि हम मानवीय वैल्यू को जो होती है, मानवीय मूल्य जो है, उसको हम दरकिनार कर देते हैं, तो उस पर ये इंडिकेट करते हैं कि देखिए राष्ट्रवाद बहुत आवश्यक चीज है, लेकिन वो इंसानियत को, मानवता को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, उसमें मानवता भी शामिल होनी चाहिए। ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं और ये जो है एशिया के सबसे पहले नोबेल प्राइज विजेता हैं। और इतनी महान हस्ती का ये बात जो है स्वीकार करना कि हमें किसी भी मामले में बहुत ज्यादा अति नहीं होना चाहिए, क्यों ना राष्ट्रवाद का ही मुद्दा क्यों न हो, तो इसी बात को ये कहते हैं। आगे देखिए इसमें सप्रेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यू, द होम एंड द वर्ल्ड इज नॉट मेरली अ पॉलिटिकल नॉवेल, ये केवल एक पॉलिटिकल नॉवेल नहीं है, इट इज अ प्रोफाउंड स्टडी ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी, ये एक गहरा अध्ययन है। किस चीज का है? ये गहरा अध्ययन है, इट इज अ प्रोफाउंड स्टडी ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी, मानवीय साइकोलॉजी का एक गहरा अध्ययन है, लव का एक गहरा अध्ययन है, लॉयल्टी का एक अध्ययन है, एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, एंड इन द टाइम्स ऑफ पॉलिटिकल अपहीवल, ये जो पॉलिटिकल अपहीवल से हो रहा था, पॉलिटिकल जो परिवर्तन हो रहा था, महापरिवर्तन हो रहा था, इन सारी चीजों के इन्होंने इवैल्यूएट किया है, इसमें इसका मूल्यांकन किया है। ये नावल का इंट्रोडक्शन था। मैंने आपको नावल का इंट्रोडक्शन इतना शानदार दिया है, आपको कहीं पे मिलेगा नहीं, आप यहां दे दिए। आगे जो टॉपिक आता है, द थीम ऑफ द होम एंड द वर्ल्ड, द होम एंड द वर्ल्ड की थीम क्या है ये मैं बता दूं। थीम ऑफ द होम एंड द वर्ल्ड जो है ये क्या कहता है, द सेंट्रल थीम ऑफ द होम एंड वर्ल्ड is the conflict between the ethical humanism and aggressive nationalism। ये एक जो ह्यूमन जो इथिकल ये है अर्थात नैतिक है या नैतिकता पूर्ण ह्यूमनिज्म है और एग्रेसिव आक्रामक नेशनलिज्म के बीच में ये क्या कर रहा है, कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहा है कि कोई बहुत ज्यादा राष्ट्रवाद में आक्रामक हो गया है और एक जो है नैतिकता पूर्ण जो है नैतिकता के बीच में है कि एक आदमी को नैतिक होना चाहिए, बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। इस पर जो है टैगोर क्रिटिकली एग्जामिन द स्वदेशी मूवमेंट एंड एक्सपोज हाउ नेशनलिज्म व्हेन ड्राइवन बाय पैशन रादर देन रीजन कैन बिकम द डिस्ट्रक्टिव। वो ये कह रहे हैं कि कोई भी मूवमेंट है एंड एक्सपोजर उसको शो करते हैं हाउ नेशनलिज्म, किस तरीके से राष्ट्रवाद व्हेन ड्राइवन जब वो चलाया जाता है बाय पैशन, जब पैशन के द्वारा जब इसे चलाया जाता है, जोश और भावावेश में इसे चलाया जा रहा है, तो ये क्या हो जाता है, घृणा या क्रोध। देखिए इसमें भावावेश जो मैं पैशन जोश भावावेश, ये इसमें दो बातों को मैं मेंशन कर दूं कि इस तरीके से पैशन हो जाए जो क्रोध का रूप ले ले, इतने भावावेश में आप आ जाएं कि वो क्रोध का रूप ले ले, तो ये क्या है, उसी पैशन रादर देन रीजन, और आप कारण को न जाने, रीजन को न जाने कि रीजन क्या है, तो ये क्या होता है, कैन बिकम डिस्ट्रक्टिव, तो ये जो है डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, अर्थात जो है बर्बादी की तरफ लेके जा सकता है। जब हम जो है नेशनलिज्म जो है क्या हो, बहुत ही क्रोध के साथ चला दिया जाए, तो इससे फायदा नहीं होगा बल्कि इससे नुकसान होगा। ये महामहिम जी का कहना है, ये नोबेल लॉरेट श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी का ये कहना है कि हर चीज को एक रीजन के आधार पर लेके चलना चाहिए, इसकी ये थीम है। बहुत शानदार थीम इन्होंने दिया है। और इसमें एक अदर इंपॉर्टेंट थीम इज द पोजीशन ऑफ वीमेन, औरतों की स्थिति को दिखाया है इन सोसाइटी, समाज में। देखिएगा एक थीम तो राष्ट्रवाद की दिखाया है कि किसी भी चीज में बहुत ज्यादा अंधाधुंध और क्रोधपूर्ण तरीके से अगर आप खुद पढ़ते हैं तो क्या होता है, आपके लिए बर्बादी का कारण बन सकता है। और दूसरी थीम इसमें आती है पोजीशन ऑफ वुमेन की इन सोसाइटी। थ्रू बिमला टैगोर पोर्ट्रेस अ वीमेन्स जर्नी
फ्रॉम द डोमेस्टिक कन्फाइनमेंट, वो क्या कर रहे हैं कि टैगोर पोर्ट्रेज अ वीमेन्स जर्नी, एक औरत की जर्नी को बता रहे हैं। एक औरत की जर्नी के माने होता है यात्रा, लेकिन उसकी जीवन यात्रा को बता रहे हैं। फ्रॉम डोमेस्टिक कन्फाइनमेंट, जो डोमेस्टिक कन्फाइनमेंट थी, अर्थात जो है वो घरेलू जो है घर के भीतर की स्थिति को संभालती थी, और फिर उसके बाद कन्फाइनमेंट टू पब्लिक अवेयरनेस, उसके अंदर फिर जब पब्लिक अवेयरनेस होती है तो क्या होता है, हाईलाइटिंग बोथ एम्पावरमेंट एंड वल्नरेबिलिटी, और उनकी वल्नरेबिलिटी को भी वो दिखाते हैं। दोनों चीजों को दिखाया जाता है। उसकी वल्नरेबिलिटी के माने होता है दुर्बलता, कमजोरी या नाजुकपन, या जो है आलोचनीय, कई माने इसके अर्थ होते हैं। तो उसकी दुर्बलता या उसके नाजुकपन को भी दिखाया जाता है, एम्पावरमेंट को भी दिखाया जाता है, अर्थात उसकी अधिकार को भी दिखाया जाता है, और उसकी नाजुकता को भी दिखाया जाता है, उसकी दुर्बलता को भी दिखाया जाता है। आगे देखिए क्या कहता है, द नॉवेल ऑल्सो एक्सप्लोर्स द टेंशन बिटवीन द ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी। इसमें तीसरी जो चीज दिख रहा है, ये टेंशन दिखा रहा है बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी। जो ट्रेडिशन है और मॉडर्निटी है उसके बीच में भी वो एक टेंशन दिखा रहे हैं। इस नॉवेल में ये भी दिखाया गया है कि नेशनलिटी और मॉडर्निटी के बीच में एक संघर्ष है, उसको भी वो दिखा रहे हैं। आगे देखिए वो क्या कहते हैं, बाय निखिल्स रैशनल आइडियलिज्म, जो निखिल की जो है रैशनल आइडियलिज्म है, तर्क संगत आइडियलिज्म है, आदर्शवाद है, एंड संदीप से फायरी पॉलिटिकल रेडिकलिज्म है। ये जो दो चीजें हैं, ये फायरी रेडिकलिज्म अतिवाद, वो क्या कहता है कि संदीप जो है उग्र जो है रेडिकलिज्म है उसकी, कि वो जो बहुत ज्यादा उसका अतिवाद है, किसमें फायरी है, ये पॉलिटिकल रेडिकलिज्म, वो बिल्कुल जो है पॉलिटिकल मामले में बहुत ज्यादा उग्र है। और इसका जो ये रैशनलिज्म है, निखिल का रैशनलिज्म है, अर्थात तर्क संगत आइडियलिज्म, ये इसका आदर्श जो है वो तर्क संगत है। तो इन दोनों के बीच में दिखाया जाता है। क्या कह रहा है कि लव, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, freedom and self realization are the woven into the narrative। कहता कि लव, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेम और नैतिक जो है जिम्मेदारी, स्वतंत्रता और सेल्फ रियलाइजेशन, अपना जो है सेल्फ रियलाइजेशन करना अर्थात अपने बारे में सोचना, आर द वीवेन बुनी गई है इनटू द नैरेटिव। इस कहानी में इन सारी चीजों को डाला गया है। Tagore ultimately suggests that true freedom lies not in political fantasism। फिर वही बात आती है कि ट्रू जो है ना फ्रीडम जो है ना, ट्रू अल्टीमेटली वो सजेस्ट करते हैं कि द ट्रू फ्रीडम लाइज नॉट इन पॉलिटिकल फैंटेसिज्म, ये पॉलिटिकल उग्रवाद में नहीं, बट इन मोरल इंटेग्रिटी एंड कंपैशन। ये मोरल इंटेग्रिटी, मोरल नैतिकता में ये पाई जाती है, और मोरल कंपैशन में पाई जाती है, सब्र में पाया जाता है कि हमारे अंदर मोरलिटी भी होना चाहिए और जो है हमारे अंदर इंटेग्रिटी भी होना चाहिए। ये सारी चीजें इसमें होनी चाहिए। अगर हम समरी ऑफ द होम एंड द वर्ल्ड की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, समरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मेन तरीके से समरी, क्योंकि नावल बहुत लंबी चौड़ी है और नावल पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग होती है। तो कोई भी, चाहे नावल हो चाहे ड्रामा हो, तो बेसिकली जो है समरी और थीम पर ही पूरी नावल को हम लोग समझ लेते हैं। तो ये देख लीजिए, इसमें अब समरी में क्या आता है, द होम एंड द वर्ल्ड। द होम एंड द वर्ल्ड is a powerful novel that unfold against the backdrop of the स्वदेशी movement in Bengal। वो क्या कहता है, कहते हैं कि होम एंड द वर्ल्ड में वो पावरफुल नॉवेल है, that unfolds जो खोलती है against the backdrop, against the backdrop पृष्ठभूमि, उस पृष्ठभूमि को खोलती है ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, स्वदेशी मूवमेंट के बंगाल की पृष्ठभूमि को ये खोलती है। आगे देखिए, द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द थ्री मेन कैरेक्टर्स। ये कहानी तीन कैरेक्टर्स की इर्द गिर्द घूमती है। निखिल, हिज वाइफ बिमला, ध्यान दीजिएगा, निखिल उसकी बीवी जो उसकी पत्नी जो है बिमला, एंड हिज फ्रेंड लोग हैं, निखिल है, उसकी
बीवी बिमला है और उसका फ्रेंड संदीप है। Whose lives become deeply entangled through politics। ये क्या है कि whose lives, जिनका जीवन जो है ना इंटेंगल्ड हो जाता है। इंटेंगल्ड माने उलझ जाता है। किसमें? किसके? थ्रू पॉलिटिक्स, आइडियोलॉजी एंड इमोशन। ये तीन चीजों में ये उलझ जाता है। किस चीज में? whose lives become deeply entangled through politics, आइडियोलॉजी एंड इमोशन। आइडियोलॉजी क्या है उनकी और पॉलिटिकल क्या, इन सारी चीजों में उनका जीवन पूरी तरह से उलझ जाता है। किसमें? आगे देखिए क्या कहता है। निखिल इज अ लिबरल, नेशनल एंड मोरल अपराइट लॉर्ड हु बिलीव्स इन रिफॉर्म विदाउट वायलेंस। निखिल जो है ये लिबरल है। निखिल क्या है? ये लिबरल है और रैशनल, विवेकशील है, समझदार है ये, एंड मोरली अपराइट, और ये नैतिक रूप से बहुत ही ईमानदार है और जिम्मेदार है। लैंडलॉर्ड है ये। हु बिलीव्स इन रिफॉर्म विदाउट वायलेंस, वो कहता है कि हम बिना वायलेंस के, बिना हिंसा के हम रिफॉर्मेशन कर सकते हैं, हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो विदाउट वायलेंस ही इनकरेज हिज वाइफ। फिर उसके बाद क्या करता है कि ही इनकरेज हिज वाइफ, वो अपनी पत्नी को इनकरेज करता है क्या? टू स्टेप आउट, कि चलो तुम निकलो ऑफ ट्रेडिशनल डोमेस्टिक बाउंड्रीज। ये जो ट्रेडिशनल बाउंड्रीज है, ही इनकरेज हिज वाइफ, वो अपनी जो है पत्नी बिमला को ये कहता है कि तुम घर से बाहर निकलो, स्टेप आउट ऑफ द ट्रेडिशनल डोमेस्टिक बाउंड्रीज। इस डोमेस्टिक बाउंड्रीज से बाहर निकलो। किस तरीके से? डोमेस्टिक बाउंड्रीज एंड एंगेज विद द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअली, और एंगेज हो जाओ किसको? विद द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअली, और जो है थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल आधार पर, बौद्धिक दृष्टि से देश से जो है क्या हो जाओ? वर्ल्ड से, दुनिया से जुड़ जाओ। बिमला इनिशियली लिव्स एज सिक्यूलेटेड लाइफ। वो क्या है? सिक्लूडेड लाइफ वो जीना चाहती है, अर्थात एकांत। सिक्लूडेड माने एकांत में वो जीवन जीना चाहती है। डिवोटेड टू हर हस्बैंड, वो अपने पति के लिए समर्पित है। एंड हाउस होल्ड ड्यूटीज, और अपने घर की जिम्मेदारियों के लिए वो जो है समर्पित रहना चाहती है। वो बाहर की जिम्मेदारियों को नहीं उठाना चाहती है, वो अंदर की जिम्मेदारियों को ही, अपने पति की जिम्मेदारी और अपने घर की जिम्मेदारी को ही वो निभाना चाहती है। लेकिन क्या होता है? संदीप अ कैरिस्मेटिक, क्या कहता है? करिश्माई। करिश्मेटिक के माने यहाँ पे करिश्माई है। नेशनलिस्ट लीडर, वो नेशनलिस्ट लीडर है। उसका जो दोस्त है वो जो है क्या कहता है कि वो नेशनलिस्ट लीडर है। एंटर्स देयर लाइव्स, उनके जीवन में आ जाता है। एंड इंट्रोड्यूस बिमला टू द पैशनेट वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविज्म, और वो एक जोशीला, पैशनेट, एक आवेशपूर्ण जो है वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविज्म और जो है सक्रियता जिसको कहते हैं एक्टिविज्म में, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है कि वो एक बहुत ही सक्रिय है और बहुत ही उग्र है पॉलिटिकल एक्टिविज्म, और उसके अंदर जो है सक्रियतावाद है, बहुत ही सक्रिय है और बहुत ही आवेशपूर्ण राष्ट्रवाद की जो है पॉलिटिकल सिस्टम में वो आगे बढ़ रहा है। He glorifies the Swadeshi movement and promotes the boycott of the foreign goods। वो ग्लोरीफाई करता है, स्वदेशी मूवमेंट को ग्लोरीफाई करता है, एंड प्रोमोट्स, और प्रोमोट करता है द बॉयकॉट ऑफ द फॉरेन गुड्स, वो जो है विदेशी सामानों का बाइकॉट करता है। बात समझ है ना? ये चीजें जो है बहुत सी चीज आ जाती है इसमें कि वो जो है क्या करता है कि वो ग्लोरीफाई करता है किसको? स्वदेशी मूवमेंट को, एंड प्रमोट करता है स्वदेशी मूवमेंट को और बाइकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स को। एंड ऑफन, और फिर क्या था? फॉरेन गुड्स ऑफन यूजिंग इमोशनल रिटॉरिक रादर देन इथिकल रीजनिंग। वो क्या करता है ना कि वो ऑफन यूजिंग इमोशनल रिटॉरिक, वो इमोशनल रिटॉरिक को जो है शो करता है। वो ये नहीं होता है कि चलो भाई ठीक है, वो इमोशनल जो है रिटॉरिक के माने यहाँ पे है भाषण कला, वो इमोशनल भाषण देता है। रादर देन इथिकल, नैतिकता के बजाय वो जो है इमोशनल, भावुकतापूर्ण, क्या कहता है? इमोशनल भाषण देता है ना।
और और बिना उसको कोई रीजन के, कोई उसका रीजन भी नहीं होता है कि नहीं, तो इथिकल रीजन, बिमला बिकम्स fascinated by the संदीप fiery speech and begin to admire him। और बिमला क्या करती है, उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है, फैसिनेट हो जाती है, उससे मुग्ध हो जाती है। बाई संदीप फायरी, उग्र जो तेजस्वी वो जो भाषण देता है, उग्र जो भाषण देता है, स्पीच देता है, उससे वो प्रभावित हो जाती है। एंड एडमायर्स, और उसकी प्रशंसा करने लगती है। मिस्टेकिंग पैशन फॉर पैट्रियोटिज्म, और जो है मिस्टेकिंग, और वो गलती कर देती है पैशन फॉर पैट्रियोटिज्म, और यही उसकी जो है मिस्टेक हो जाती है, पैशन, और वो भी उग्र हो जाती है पैट्रियोटिज्म में और जो है पैशन में। तो ये उसके अंदर आ जाता है। ग्रेजुअली, धीरे धीरे बिमलाज अट्रैक्शन टू संदीप ग्रोज, धीरे धीरे बिमला का जो अट्रैक्शन है संदीप की तरफ वो बढ़ने लगता है। एंड शी स्टार्ट्स क्वेश्चनिंग निखिल्स काम एंड इथिकल अप्रोच। अब वो क्या करती है कि जब वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है, अट्रैक्ट हो जाती है संदीप की तरफ, और संदीप से वो प्रभावित हो जाती है कि नहीं, हमें पूरे जोश के साथ राष्ट्रवाद में रहना चाहिए, हमें कोई जो है इस तरीके का नहीं होना चाहिए। कहना वो ये चाहते हैं कि हमें सिंपल नहीं होना चाहिए, हमें संदीप की तरह होना चाहिए जो बहुत ही एग्रेसिव है, बहुत ही जो जोशीला है। तो वो कहती है, और फिर उसके बाद निखिल्स के जो शांत भाव है, वो जो है शांतिपूर्ण, समझदारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ सारे काम को करना चाहता है, उस पर वो प्रश्न उठाने लगती है। उसकी जो नैतिक अप्रोच है, उसकी नैतिक जो पहुंच है, उस पर वो प्रश्न उठाने लगती है। उसकी नैतिक जो विचारधारा है, उस पर वो प्रश्न उठाने लगती है, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस है किससे, बाय द संदीप्स। शी इवन steals money from Nikhil to support the nationalism, cause the symbolizing her moral conflict and inner turmoil। और ये क्या करते हैं, फिर उसके बाद वो क्या करते हैं कि चूंकि जो संदीप है, निखिल है, वो तो काफी पैसे वाला है, लैंडलॉर्ड है, तो उसके यहाँ से वो पैसे भी लेने लगती है। वो स्टील्स मनी, वो पैसे चुराने लगती है फ्रॉम निखिल्स, और टू सपोर्ट द नेशनलिस्ट केस कॉज, जो नेशनलिस्ट कॉज है उसमें वो जो क्या करती है, वो पैसे देने लगती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि सिंबलाइजिंग हर मोरल कॉन्फ्लिक्ट इनर टर्मोइल, और यही जो है उसके जो है इनर टर्मोइल को बर्बाद कर देता है। ये देखिए जो बहुत सी चीजें आती हैं इसमें, जब भी हम किसी भी चीज में बहुत ज्यादा उग्र हो जाएंगे, बहुत ज्यादा हमारे अंदर उग्रता आ जाएगी, तो उसकी जो है एक अनिश्चितता पैदा हो जाएगी। जब भी इनर टर्मोइल उसमें आ जाती है, अनिश्चितता की स्थिति आ जाती है, जब वो उससे बहुत ज्यादा ये करने लगती है, यही ले जाकर के उसको सिंबलाइज कर देता है हर मॉरल कॉन्फ्लिक्ट, उसकी मॉरल कॉन्फ्लिक्ट को एंड इनर टर्मोइल को, और उसकी आंतरिक अनिश्चितता को क्रिएट कर देता है। अब होता क्या है, मीनवाइल संदीप से ट्रू नेचर इज रिवील्ड, और उसी वक्त संदीप का जो ट्रू नेचर है वो ओपन हो जाता है। ही एक्सप्लॉइट्स नेशनलिज्म, वो क्या करता है, ही एक्सप्लॉइट्स, वो शोषण करता है नेशनलिज्म का, राष्ट्रवाद का वो शोषण करने लगता है। फॉर पर्सनल, किसके लिए, फॉर पर्सनल पावर एंड शो लिटिल कंसर्न फॉर द सफरिंग caused by the violence and coercion। इसमें कई चीजें आ जाती हैं। कोएरियन है, कोएरियन वर्ड यहाँ पे आया है, कोएरिशन, कि वो जो बात करता है कि ही एक्सप्लॉइट सोशल, ये वो शोषण करता है नेशनलिज्म का फॉर पर्सनल पावर, अपने पर्सनल पावर के लिए वो उसका जो है राष्ट्रवाद का वो शोषण करता है। एंड शोज लिटिल कंसर्न, और थोड़ा एक जो है कंसर्न दिखाता है, एक लगाव दिखाता है फॉर द सफरिंग, परेशानी का, काज बाय द वायलेंस, हिंसा के वजह से जो उसके साथ कुछ परेशानी हुई उसको दिखाता है। एंड कोएरिशन, और जोर जबरदस्ती करने लगता है किसको, कम्युनल जो है टेंशन, और कम्युनल टेंशन के लिए वो जो है उसको चलाने लगता है। एंड राइट्स ब्रेक्स आउट, और जिसकी वजह से लड़ाई शुरू हो जाती है, लीडिंग टू द चाउस एंड डिस्ट्रक्शन, और वो चाउस और डिस्ट्रक्शन, और फिर उस जो है बर्बादी की तरफ लेके चली जाती है, डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके चली जाती है।
हाँ हेलो, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कब हुई है मट्टी? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, ठीक। आगे देखिए हम क्या करते हैं, निखिल ट्राइज टू प्रोटेक्ट इनोसेंट पीपुल। और निखिल क्या करता है, जो निर्दोष लोग हैं उनको बचाने की कोशिश करता है। एंड स्टैंड फर्मली अगेंस्ट वायलेंस, और हिंसा के खिलाफ बड़ी मजबूती से वो खड़ा हो जाता है इवन एट द कॉस्ट ऑफ हिज लाइफ। अपने जीवन के वैल्यू पर, अपने जीवन को वो नहीं ध्यान देता है, बल्कि वो उनके जो उसमें निर्दोष हैं उनके खिलाफ वो खड़ा हो जाता है, और वो अपने जीवन के बारे में भी नहीं सोचता है। इन द एंड बिमला रियलाइज, और अंत में बिमला रियलाइज करते हैं हिज ग्रेव मिस्टेक, जो उसकी भारी भरकम गलती है वो उसको जो है रियलाइज करती है। एंड अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द जेन्युइन एंड मोरल स्ट्रेंथ एंड एम्प्टी पॉलिटिकल पैशन। और फिर उसके बाद वो रियलाइज समझ जाती है क्या अंतर है उचित मोरल स्ट्रेंथ, जो नैतिक जो है ताकत है उसकी, और एम्प्टी पॉलिटिकल पैशन के बारे में, जो खोखला जो है जोश है, राष्ट्रीय जोश है, उसको वो रियलाइज कर देती है। जब भी हम इस खोखले जोश को, पॉलिटिकल जोश को हम रियलाइज कर लेंगे तो सिस्टम बदल जाएगा। तो यही चीज होती है। द नॉवेल एंड्स ऑन अ ट्रेजिक नोट, और नॉवेल जो एक ट्रेजिक नोट पे जाके खत्म होती है। emphasizing Tagore's warning against the blind nationalism and the loss of human values। वो इसमें दिखाता है कि देखिए, जब वो एक पैशन वाला, जो एक जोशीला भाषण देता है, तो उसमें जो है राइट हो जाता है, दंगा हो जाता है, और दंगे में बहुत निर्दोष लोग उसमें मारे जाते हैं, फंस जाते हैं, लेकिन निखिल जो है उनको बचाता है। तो इसी को वो कहते हैं कि किसी भी मामले में हमें बहुत ज़्यादा जोशीला नहीं होना चाहिए। यही चीज़ बता रहे हैं टैगोर जी इस पूरी नावल में। अब देखिए आगे इसमें हिंदी भी मैंने दे दिया है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर का जो इंट्रोडक्शन है, हल्का फुल्का मैंने इसको हिंदी दे दिया है, इसको आप देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ द नावल जो है उसको भी मैंने हल्के फुल्के से दिया है, बहुत ज़्यादा इसको डीप मैंने नहीं दिया है, ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद जो है आप अगर आगे बढ़ेंगे तो थीम ऑफ द होम एंड द वर्ल्ड को जो है मैंने थोड़ा शार्ट में दे दिया है, और उसी तरीके से समरी ऑफ द होम एंड द वर्ल्ड को भी मैंने एक छोटे फॉर्म में दिया है, बहुत ज़्यादा नहीं दिया है, जिसको पढ़ करके आप पूरी कहानी को समझ सकते हैं। इसी के बाद आपको कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे, और उसके आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्कस रविन्द्रनाथ टैगोर एज अ नॉवेलिस्ट विद स्पेशल रेफरेंसेस टू द होम एंड द वर्ल्ड। इस पे जो है स्पेशल रेफरेंसेस के साथ इसको देखना है। इसका आंसर है, और आंसर को भी आप देखते जाइएगा। फिर उसके बाद इसमें जो है पूरी तरीके से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप आराम से इसको पढ़ सकें। वैसे मैं प्रयास करता हूं कि इसका पीडीएफ भी डाल दूं, लेकिन अभी मैं पीडीएफ डाल नहीं पा रहा हूं, तब तक आप जो है स्क्रीनशॉट से काम चलाइए। अब फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन ये है, डिस्कस द थीम ऑफ नेशनलिज्म इन द होम एंड द वर्ल्ड। थीम को इसमें शो करना है किसको, नेशनलिज्म की थीम को शो करना है कि इसमें किस तरीके से दिखाया गया है। इसको भी आप आराम से स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट मामला आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आता है, एक्सप्लेन द सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल होम एंड वर्ल्ड। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप आराम से इसको एक एक करके पढ़ सकें। फिर उसके बाद आपका एक अगला क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन आता है, डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ द बिमला इन द, देखिए यहाँ पे छूट गया है, इन द नॉवेल है। बिमला के कैरेक्टर को आपको शो करना है नॉवेल में। बिमला जो है किस तरीके से काम कर रही है उसको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, इवेल्युएट द रिलेवेंस ऑफ द होम एंड द वर्ल्ड इन द कंटेम्पोरेरी वर्ल्ड। जो है रिलेवेंस को इसमें शो करना है, जो इसमें दिखाया गया है कंटेम्पोरेरी वर्ल्ड में। ये एक छोटा सा क्वेश्चन था। तो
मिला जुला करके मैंने इसमें कुल 5 क्वेश्चन दिए हैं, छोटे बड़े क्वेश्चंस हैं, और उनको देख करके आपको अध्ययन करना है, उस क्वेश्चन को आपको मेमोराइज करना है, ताकि आप आगे आने वाले एग्जाम में उसको सही से एक्सप्रेस कर सकें और अच्छे नंबर पा सकें। इस तरीके के वीडियो के लिए लिटिल लर्निंग बाय दिलशाद को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।